सब्र एक ऐसी सवारी है कि जो सवार को गिरने नहीं देती। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल रेंज जो है वो एक प्रोसेस इंड्यूस किया जाता है। हमेशा जो एक अच्छा प्लेयर होता है वो शटअप बॉल अपनी बैटर बॉल से देता है। आटे की कीमतें कम होने के बावजूद नानबाई रोटी की कीमत कम करने को तैयार नहीं। किसी के पास फीस भरने के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब और आज जनाब जुमेरात का दिन है और उम्मीद अच्छी रखनी है। आज का दिन अच्छा गुजरे, अच्छी बात के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। और कहा यह जाता है कि सब्र एक ऐसी सवारी है कि जो सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नज़रों में। तो कोशिश करें कि जल्दबाजी में अपना बनता काम ना बिगाड़ें, बल्कि सब्र और तहम्मुल से काम को होने दें ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत सारे लोग जल्दबाज होते हैं, हर वक्त हबड़ दबड़ में रहते हैं, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप सोच के समझ के तहम्मुल के साथ थोड़ा वक्त लेके हर काम करेंगे तो उसमें ना गलती के चांसेस भी कम होंगे और काम बिगड़ने की गुंजाइश भी कम होगी। तो लिहाजा इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, सब्र से चलना है। और अब शामिल करनी है बड़ी खबर आ गई। खलीजी ममालिक में तबाही मचाने वाला बारिश का ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। बलोचिस्तान में गरजते बरसते बादलों ने गवादर डबो दिया। बादलों का रुख अब कराची की जानिब। गैर मामूली बारिशों के पीछे वजह मौसमियाती तब्दीली या ये कुदरत से छेड़छाड़ का शाखसाना, ये जानेंगे आज प्रोग्राम में। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर मुमलिकत का खिताब आईनी तकाजा है। न्यूजीलैंड मेहमान, पाकिस्तान मेज़बान। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला टाकरा आज होगा। दोनों टीमों की मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस। कीवीज़ के खिलाफ कप्तान बाबर आजम की नई हिकमत अमली क्या होगी, आज इसका जायज़ा लेंगे। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़, माहिरा उमर की फिल्म ने नेपाल कल्चरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत लिया। फिल्म सम टाइम इवन द शो ड्रोन्स की कहानी सुनेंगे माहिरा उमर की जुबानी। बहुत ही ख़ास खबरें हैं, अहम खबरें हैं। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमें शो में ज्वाइन करने वाले हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात होने वाली है। अब ज़रा आ जाते हैं कुछ दुबई समेत खलीजी ममालिक की तूफ़ानी बारिशों की सूरत हाल पर। बड़े ब्रेथ टेकिंग किस्म के व्यूज़ हैं जो कि सोशल मीडिया खोलते ही हमें नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर यूएई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मैं तो हैरान रह गई। मैंने एक बिल्डिंग के टेरेस पर से सोफ़ा उड़ता हुआ देखा। मतलब इतनी तूफ़ानी बारिशें वहाँ पर हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि 75 साल में कभी ये सिचुएशन यूएई में नहीं देखने में आई जो वहाँ पर देखने में आई है। तो अभी ये जो मौसमी निज़ाम है इससे तबाही मचाई हुई है। ना सिर्फ यूएई, पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में भी तबाही की सूरत हाल है। बारिशें बहुत शदीद हो रही हैं और अब इसका रुख कहा जा रहा है कि कराची की जानिब अब हमें कुछ नज़र आ रहा है। हर साल इस तरह की बारिशों के सिस्टम का आना बज़ाहिर तो आम सी बात है, लेकिन इस बार मुत्तहिदा अरब अमारात में इंतहाई कम दौरानिए में होने वाली बेतहाशा बारिश के बाद से सोशल मीडिया पर मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक एक बहस छिड़ी हुई है। सारिफीन ये सवाल करते दिखाई दे रहे हैं कि कहीं सबके पीछे कुदरत के साथ छेड़छाड़, मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की कोशिशें या जियो इंजीनियरिंग तो नहीं हुई। इस वक्त बलोचिस्तान में कहा जा रहा है कि गवादर मुकम्मल तौर पर डूब गया है। तो इसी पर बात करते हैं। इस वक्त हमें सिद्रा ज्वाइन कर चुकी हैं गवादर से, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है करंटली। सिद्रा बताइएगा। जो पाक ईरान बॉर्डर से दाखिल हुआ था मगरबी हवाओं का उसने ज़्यादा जो अफेक्ट किया है उसमें ग्वादर और उसके जुमनी का इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा बारिशें हुई हैं। बारिशें तूफ़ानी बारिशें थी गरज चमक के साथ हुई, जिसके बायस जो है तगयानी आ चुकी है। ग्वादर और जुमनी के जो दही इलाके हैं वो तो बिल्कुल भी तबाह हो चुके हैं। पीडीएमए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दही इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो जो है बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है और नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जाए तो मुतअद्दिद जो घर है ना वो इसकी जद में आ चुके हैं।
लेकिन अभी जो PDMA की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है कि हालिया बारिशों से बलूचिस्तान के में कितना नुकसान हुआ है, तो 8 अफराद जो है हालिया बारिशों से जाँ बाग हो गए हैं, जिसमें आसमानी बिजली और घर की छत गिरने से हुए। इसके अलावा 9 अफराद जो हैं इन मुसद्दल बारिशों के नतीजे में जख्मी हो चुके हैं और 40 मकानात बलूचिस्तान के दीगर अजलाओं में रिपोर्ट किया जा रहा है कि 40 मकानात जो हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और मुसद्दल बारिश से 6 सड़कें और एक पुल को भी नुकसान पहुंचा है। सही। अच्छा सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपने में गवादर की सूरत हाल से आए। मैं अभी चाहूँगी कि इसी सिचुएशन पर बात करूँ। इस वक्त क्लाइमेट एक्सपर्ट मरियम शबीर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके साथ साथ तर्जुमान है PDMA के अनवर शहजाद साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं पहले मरियम आपकी तरफ आऊँगी। मरियम, मुझे ये बताएगा कि ये जो जियो इंजीनियरिंग की बातें हो रही हैं, ये क्या है? क्या बेसिकली वो लोग जो नहीं जानते जियो इंजीनियरिंग होती क्या है, पहले तो नाजरीन के लिए बताएगा कि क्या छेड़छाड़ है जो कि कुदरत के साथ की जा रही है। जी, बेसिकली मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू इस पर डिफरेंट है। जो जियो इंजीनियरिंग है, जो मसनूई तौर पर बारिशें ख़ास तौर पर की जाती हैं UAE में और अरब ऐसे कंट्रीज़ में जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पहले होता ये था कि बारिशें बहुत कम होती थी, ड्राउट्स ज़्यादा होते थे, क्योंकि आपको पता है कि एक तरह से सहरा में जो है वो सारा सेटअप उन्होंने रखा हुआ है, आबाद किया हुआ है और एक ज़िंदगी शुरू वहाँ पर की हुई है। तो जो ज़्यादा इम्पैक्ट जो मुझे नज़र आता है वो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और फिर जो ऑयल के रिजर्व्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसकी वजह से ये जो अरब कंट्रीज़ हैं ये जो है वो ट्वाइस रेट से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट उन पे आ रहा है। आपका दुगना यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ वहाँ पर हो रहा है और आप देखें कि पिछले 20 सालों में सिर्फ 0.4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे बढ़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको जो आजकल इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो है जैसे आपके स्टॉर्म ज़्यादा आएंगे, आपके फ्लड्स ज़्यादा होंगे, आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राउट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो जो रेनफॉल भी हुआ है वो लेस देन 24 आवर्स में इस कदर ज़्यादा हुआ है जो 75 ईयर्स में, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि नहीं हुआ। तो ऑफ कोर्स इसका कार्बन एमिशन से लेना देना है। और जो इफेक्ट जो नज़र आ रहा है, जो सड़कों पर इस कदर पानी है और जो बसें फ्लोट कर रही हैं और ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ऑफ कोर्स ये UAE ने, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ये शहर प्लान करते हुए ये कभी सोचा था कि उनकी हिस्ट्री में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ज़्यादा बारिशें भी कभी हो सकती हैं। तो वो कभी प्रिपेयर ही नहीं थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का था ही नहीं कि कभी तेज बारिशें होंगी। बिल्कुल, सॉरी टू इंटरप्ट यू मरियम, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, बिल्कुल आपने ये सही बताया, ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर वो लोग इक्विप्ड नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे मेंटली, तभी सिचुएशन वहाँ पर नज़र आई है। लेकिन ये जो हम कुदरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कभी हम आर्टिफिशियल रेन की तरफ जाते हैं, कभी क्लाउड सीडिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इकोसिस्टम को छेड़ा जा रहा है, ये इस सब के पीछे वजूहात क्या कि सारी छेड़छाड़ है या फिर कुछ और है? जी, मेरा ख्याल है कि ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल रेन जो है वो एक प्रोसेस इंड्यूस किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं नेचर में, उनका भी कुछ फिजिबल होने के लिए ज़रूरी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जो है वो मसनूई बारिशों की वजह से इस तरह का इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, रादर दैन कितनी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं और उन एमिशंस की वजह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो आपके ऑयल रिजर्व्स हैं उनको यूज़ करने की वजह से, खासतौर पर जो अरब कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट ज्यादा है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप नेचर के साथ इंटरप्ट करते हैं, लेकिन नेचर के साथ इंटरप्ट आप देखें तो उन्हें सहरा में एक जिंदगी भी आबाद की हुई है, तो वो भी एक अगेंस्ट द नेचर ही उस वक्त आप कहा जाए तो हो सकता है, लेकिन वहां पे वो सर्वाइव की है। तो मेरा ख्याल है कि दे हैव राइट रिसोर्सेज, अगर उनके पास राइट गाइडेंस हुई और रिन्यूएबल्स की तरह ज्यादा मूव करें तो इससे फ्यूचर में जो है वो बचे जा सकते हैं। और आई थिंक दे हैव इनफ मनी, वो आई एम श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आने वाले अरसे में काम करके तो रिड्यूस। मरियम, आपसे एक छोटी सी बात मैंने और पूछनी है, मैं चाहूंगी थोड़ी सी बात मैं अनवर शहजाद साहब से भी कर लूँ। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा तैयारियां क्या हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं गवादर कहा जा रहा है पूरा डूब गया है, कराची से गवादर का जो रास्ता है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता है। तो अभी क्या हम मेंटली प्रिपेयर तो थे, यानी कि पता था, मरासला भी था कि ये स्पेल आ गया है और बारिशें होंगी, तो तैयारी हम लोग मतलब सेटिस्फाई रहे कि है पूरी? जी बिल्कुल, जिस तरह बारिशों का सिलसिला जारी है और ये 21 अप्रैल तक जारी रहेगा, तो इसके ऊपर क्योंकि 10 अप्रैल से 2 मरासले जारी हो चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम मुतल्लिका इदारों। एक 10 से जो था 16 तारीख तक एक मरासला था जिसमें हमने ये स्पेल देखा और जिसमें बहुत सारे जानी और माली नुकसानात भी हुए।
और दूसरा स्पेल जो है वो 16 से शुरू हुआ है और 21 तक जो है वो जारी रहेगा। इसके लिए जो है तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट हैं। पहले से ही मुतल्लिका इदारे जितने भी ज़िली इंतज़ामिया है, इमदादी टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, उन सबको अलर्ट कर रखा है। सही। और इसके साथ साथ जो है जितने भी दस्तयाब वसाइल हैं वो सारे अलर्ट हैं। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह का खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो तमाम इदारे जो हैं वो अलर्ट ही। ठीक है, अनवर साहब मेरे साथ रहिएगा। अच्छा मरियम, एक और टर्म जिस पर मैं चाहूँगी थोड़ा नाजरीन को आप उनकी रहनुमाई कीजिएगा, टोरेंशियल रेन, ये टर्म हम काफ़ी सुन रहे हैं, क्या इसका मतलब क्या है? ये किस तरह की बारिश होती है? जो बलूचिस्तान में बारिश हो रही है, क्या उसको टोरेंशियल रेन कहा जा सकता है? क्या बताएंगी आप इस बारे में? जी बिल्कुल जी। जो टोरेंशियल रेन होती है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा जो टर्बुलेंस होती है, टर्बुलेंट फ्लोइंग जो जिसको बोलते हैं या टोरेंट्स के ऊपर से होती है, उसको बोलते हैं और बहुत तेज़ी से आती है बेसिकली। तो जो ऑफ कोर्स सिंपल टर्म में मैंने आपको ये बहुत बताया ताकि नाज़रीन समझ सकें। तो बेसिकली ये होती तो जो बलूचिस्तान में है और जो आपके पंजाब के एरिया में भी बहुत सारे, खासतौर पे जो सदर्न पंजाब के एरिया है वहाँ पे जो ज़्यादातर फ्लडिंग आती है वो भी टोरेंशियल रेन होती है, यानी कि पोरिंग रेन होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोर कर रही होती है। बहुत ही अगर मैं आसान लफ्ज़ों में व्यूअर्स के लिए बताऊँ तो ऑफ कोर्स ये उसको बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा है जब भी रेन और फ्लडिंग होती है तो वो आपके गवर्नेंस से ज़्यादा जो है वो उसका लेना देना है। गवर्नेंस आपका स्ट्रक्चर उस तरह से है नहीं। इतने सालों से देखें हमारे सैलाब आए जा रहे हैं, चाहे वो टोरेंशियल रीजंस की वजह से हैं, चाहे वो किसी और रीज़न की वजह से हैं, लेकिन अभी तक हम उसके मुतालिक कुछ प्रैक्टिकली कर नहीं पाए हैं। तो जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो प्लानिंग है खासतौर पे जो अर्बन प्लानिंग के इलाके उन पर काम करने की, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं, अगर इसको प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट्स अपनी, क्योंकि प्रोविंसेस के पास इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर वो करना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अनवर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अभी जैसा कि मरियम की आपने गुफ्तगू सुनी, उनकी तरफ से कहा गया कि गवर्नेंस के साथ की चीज़ें काफ़ी लिंक्ड हैं। हम साल साल देख रहे हैं कि सैलाब आते हैं, बारिशें, पोरिंग रेन्स होती हैं, लेकिन सूरत हाल वही होती है, नुकसान होता ज़रूर है, कम ज़्यादा की नौयत से वो आपके सामने है। क्या वजह है कि कुछ तरह का मास्टर प्लान तरतीब नहीं दिया जाता कि एटलीस्ट पहले से तैयारी हो? ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ चेंज हैं, क्योंकि अगर 2010 का सैलाब देखा जाए और फिर 2022 के सैलाब के साथ उसे कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा तैयारियां भी थी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो हैं वो बहुत कम हुए हैं। 2010 के स्टेटिस्टिक को देखा जाए और 2022 के सैलाब को देखा जाए, जो खैबर पख्तूनख्वा में जिसमें 2022 में जिसकी इंटेंसिटी 2010 से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पर वक्त इक़दामात और फौरी रिस्पांस की वजह से जो है उसमें जानी और माली नुकसान बहुत कम हुआ है। तो एक पॉलिसी होती है, कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं जिसके ऊपर जो है ये अमल दरामद किया जाता है, क्योंकि अभी पीडीएमए जो है वो 3 पोर्शंस पे काम करता है। एक प्री डिज़ास्टर है, एक ड्यूरिंग डिज़ास्टर है और फिर एक पोस्ट डिज़ास्टर होता है। इन तीनों के ऊपर जो है एक ख़ास किस्म की पॉलिसी बनी जाती है, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारे, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ फेडरल इदारे जो होते हैं वो सब जो हैं एक मेज़ पर बैठकर जो है अपनी डिफिशेंसीज, अपनी जो कमियां हैं वो रखते हैं कि जो पिछली मरतबा जो हमने गलतियां की हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, ताकि वो आगे दोहराई ना जा सके। उसके ऊपर एक कंप्लीट एक प्लान बनता है, एक पॉलिसी बनती है। उसी पॉलिसी को आगे लेकर हम चलते हैं। हम देखते हैं खासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात की जाए, हर साल लैंडस्लाइडिंग होती है, ज़ाहिर है कुदरती अमल है, जब इतनी बारिश होती है तो लैंडस्लाइडिंग भी होती है, लेकिन वो जो आर्जी पुल बने होते हैं जो कि ज़ाहिर है वहाँ के लोगों की आमदोरफ्त का वही एक ज़रिया है, वो टूट जाते हैं, वो बह जाते हैं और ज़ाहिर है उससे नुकसान भी होता है। इन चीज़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ स्पेसिफिकली हमने नहीं कभी देखा कि स्पेशली काम हो रहा हो, ऐसा क्यों है? बिल्कुल जिस तरह कुदरती आफात होते हैं इनसे लड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक बेहतर हिकमत अमली के साथ इनके नुकसानात को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बलाई इलाकों में थोड़ा सा जो है एक मसला पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की आबादियाँ जो हैं इस तरह शामिलात में या इस तरह इंक्रोचमेंट्स में बनी होती हैं, जहाँ पर जो है रसाई भी काफ़ी मुश्किल होती है बाज़ औक़ात
इमदादी टीमों को वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो राब्ता पुल जो आप ने कहा है कि राब्ता पुल्स हैं वो टूट जाते हैं, बह जाते हैं, लेकिन ये है कि उनका अल्टरनेट बनाया जाता है। उसी वक़्त फ़ौरी रिस्पॉन्स होता है अगर कोई इस तरह आबादी है जिसका राब्ता दूसरे गाँव से या मेन लिंक्स रोड से जो है वो टूट जाता है। लेकिन फ़ौरी मुतबादिल रास्ते जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ मिलकर जो है इनके ऊपर जो है फिर दोबारा से अच्छा, अभी जो आपने बताया कि आप लोग 2022 की सिचुएशन आपने देखी है, 2022 में काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेजेस हुए थे। लेकिन अब शुक्र है कि वो इलाके जो बिल्कुल मनक़ता हो गया था उनका राबिता दूसरों इलाकों के साथ, लेकिन अब जो है वहाँ पर तमाम सूरत हाल जो है वो मामूल के मुताबिक है। सही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि आपने कहा कि 3 हिस्सों में आपने डिपार्टमेंट को डिवाइड किया हुआ है, प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर। पोस्ट डिज़ास्टर में आप जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जो कि अभी रखा जाएगा, ज़ाहिर है अभी बारिशें हो रही हैं, वो क्या चीज़ें होंगी? बिल्कुल, पोस्ट डिज़ास्टर में ये होता है कि जितने भी डैमेजेस होते हैं उनका ख़ास सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स और इसके साथ साथ मुतल्लिका इदारों की एक टीम बनाई जाती है जो कि सर्वे करती है। सर्वे के ऊपर फिर इसकी फिर नौइयत देखी जाती है कि कौन सा हाउस जो है या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको मामूली नुकसान पहुंचा है, किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो उसके मुताबिक जो है उनकी बजटिंग होती है, उनको जो है इमदाद दी जाती है। इस तरह जो ज़ख्मी होते हैं या जो है जिनकी डेथ हो जाती है उनके लावाकिन के लिए जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो रिलीफ पॉलिसी है उनके मुताबिक जो है उनको फंडिंग की जाती है, उनको जो है इमदादी चेक्स तकसीम किए जाते हैं। पीडीएमए का जो वेयर हाउस होता है वो वेयर हाउस जो है 24/7 जो है ओपन ही रहता है। सही। इस तरह जो मुतासरा अजला होते हैं उनको जो खैमे, अगर कोई डिस्प्लेस पर्सन होते हैं तो उनको खैमे, उनको जो है ज़रूरत ज़िंदगी की जितना भी सामान होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएमए जो है पहले से ही कैंप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर देता है। अगर तानफ़ासा कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं और या जो है उनके घरों को नुकसान पहुंच जाता है तो वो बेघर हो जाते हैं, तो उनको पीडीएमए की तरफ से जो पहले से आइडेंटिफाई किए हुए कैंप्स होते हैं वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ पर जो है उनको तमाम वो सहूलियात दी जाती हैं। इस तरह जो है फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। जिस तरह मैंने पहले चले अनवर साहब, ज़्यादा बेहतर तो ये है कि कुछ इस तरह से हिकमत अमली तरतीब दी जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह काम हो कि लोगों को मिसप्लेस होना ही ना पड़े, कि अपने छोड़ने पड़े और अपने घर में मौजूद रहें, राब्ता सड़कें ना बहें। पहले से इस पर काम हो ताकि नुकसान कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मरियम शबीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट लवर्स हो जाएं तैयार, क्योंकि आज से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टाकरा होने जा रहा है। दोनों टीमों ने मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी की गर्ज से फाइनल प्रैक्टिस सेशन किया है। बाबर आजम ने सीरीज़ के दौरान मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बैटिंग और बॉलिंग में आजमाने का इरादा जाहिर किया है। सीरीज़ की ट्रॉफी की भी रोनुमाई हो गई है। ये जो सारा तैयारी का मरहला था जो कि हमने देखा काकूल से शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी ड्रिल्स हुई, प्रैक्टिस सेशंस हुए, लेकिन बारिश भी कुछ रंग दिखा सकती है, इसीलिए टाइमिंग भी सिलेक्शन कमेटी ने कुछ चेंज की है। तो मैं बचाऊंगी अवैस साहब हमें इस पर अपनी कुछ राय दें। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे अवैस ये बताएगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? ट्रेनिंग जिस तरह से हुई उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं? और फिर अब जिस तरह बाबर आजम की वापसी हुई है बतौर कैप्टन, तो कैसा परफॉर्म करता देख रहे हैं आप इस सीरीज में टीम को? देखिए, आपको पता है बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान टीम का फिटनेस कैंप लगा था काकुल में, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अब नज़र आते हैं। जब आप प्लेयर्स वगैरह से मिले तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से, उसके अलावा जो तरीका उनका जो एक इस वक्त बॉडी लैंग्वेज से आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फिर जो स्क्वाड आपने इस वक्त तश्कील दी, अगर पूरे स्क्वाड की मैं बात करूँ जो काकुल के अंदर था, मैं उस दिन ऑफेयर भी बात कर रहा था कि यार अगर लिटरली मैं अगर ऐसा चीफ सेलेक्टर बैठा होता या मैंने उसमें से स्क्वाड निकालना होता तो शायद मेरा सर घूम जाता, क्योंकि बड़े तगड़े नाम आपने वापस भी लाए और आपका एक तगड़ा स्क्वाड आपको नजर वहां से आ रहा था। पीएसएल अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि एक थोड़ा सा अलमिया है कि हम लोग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, क्योंकि लिमिटेड फॉर्मेट को हम ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर अब जो लिमिटेड क्रिकेट है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यहाँ पर उनको पिक किया गया
थोड़े से नामों से थोड़ा सा मुझे शॉकिंग था कि आमिर जमाल को ना पिक करना, क्योंकि वो बड़ा एक ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। मुझे पता है T20 में लगभग उनका जो रन रेट बॉलिंग के अंदर है वो 9 से 10 रन देते हैं, लेकिन बैटिंग के अंदर बड़ा इम्पैक्ट वो दिखा जाते हैं। तो आमिर जमाल का ना होना थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा, शॉकिंग था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा को भी पिक करना चाहिए था। व्हाट डू यू से? देखिए, मैंने आप जो बात कर रही है ना वही कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स थे यहाँ पर कि आपको लिटरली थोड़ा सा टफ हो रहा था कि मैं किसको पिक करूँ परफॉर्मेंस पर, किसको ना पिक करूँ। आप सलमान अली आगा, आपको पता है उन्होंने बड़ा अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, जिस तरीके से वो बैटिंग भी करते हुए इंटेंट आपको नजर आती है। मुझे याद है सलमान अली आगा ने जब लाहौर कलंदर के लिए डेब्यू भी किया था, फिर उन्होंने पाकिस्तान जब खिलाया गया तो तब वो पहले जब वो डेब्यू नहीं किया बड़ा फ्लॉप रहे थे, तो लोगों ने कहा था इंटरनेशनल कैलिबर नहीं है, शायद अभी इंटरनेशनली ये तैयार नहीं है, शायद आगे ना भी जा सके। लेकिन अब वो कहते हैं ना हमेशा जो एक अच्छा प्लेयर होता है वो शटअप कॉल अपने बैटर बॉल से देता है, तो उन्होंने सबको एक कॉल दी कि नहीं यार मैं प्लेयर हूँ, मैं इंटेंट भी शो कर सकता हूँ और मैं फॉर्मेट को सूट भी करता हूँ। वनडे से T20 चाहे टेस्ट मैचेस की बात करें, उन्होंने एग्रेशन दिखाई और वो सूट करती है पाकिस्तान को। इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपकी मुश्किल सीरीज है वो है इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लिश कंडीशंस के अंदर। अच्छा, और पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर। सही, अच्छा बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, मैं ये कहूँगी वेस्ट केस में आपने भी जैसे कि कहा कि आगे सीरीज है हमारी आयरलैंड के साथ भी है, लंदन के साथ भी है, यानी कि बरतानिया के साथ भी है, तो ये इनमें हमें कॉम्बिनेशंस ट्राई करने का मौका अभी काफ़ी मिल रहा है। अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात की जाए तो बड़े खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने भी नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए कॉम्बिनेशंस, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए ताकि आगे वर्ल्ड कप की तैयारी बेहतर हो सके। देखिए, इस वक्त अगर मैं न्यूजीलैंड स्क्वाड की बात करूं तो आपको पता है 10 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड स्क्वाड के अंदर, लेकिन वो काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट का उनको तजर्बा भी। उनकी कप्तान की अगर बात करूं, उन्हें 7-8 महीने से T20 नहीं खेला। डिफरेंट एक स्क्वाड आपको नजर आता है। कल मुझे याद है, अगर मैं चैपमैन की बात करूं, चैपमैन की भी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान टीम अपनी होम कंडीशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग अपना टीम है। मुझे पता है कि हमारी फुल फ्लेज टीम मौजूद नहीं है इस वक्त न्यूजीलैंड की, आपको पता है ज़्यादा प्लेयर्स उनके IPL में मौजूद हैं, लेकिन हम लोग टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को और आपको हल्का नहीं लेना न्यूजीलैंड को। देखें, मुझे पता है लोग एक बात करते हैं कि B टीम है, C टीम है, लेकिन जब आप एक मुल्क के लिए खेल रहे होते कोई भी टीम C टीम या B टीम नहीं होती, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ऊपर आई होती है। लड़के टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, वो ऊपर आते हैं, उनका सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम की वेरस बात करूं तो मैं खुद भी चाहूंगा जो कॉम्बिनेशन है उसको तब्दील थोड़ा सा चेंजेस करनी चाहिए, क्योंकि आप हर किसी को मौका दें ताकि कंडीशन है। एक सेंस में देखें ना, अगर आपके पास रोटेशन पॉलिसी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, आजम खान को आपने इंक्लूड किया हुआ है, उस्मान खान को इंक्लूड किया, इफ्तिखार आपके पास मौजूद हैं, फिर आप शादाब खान, इमाद की बात करते हैं, तो रोटेशन पॉलिसी में ये हो सकता है कि आजम खान को आप एटलीस्ट दो मैचेस लाजमी दें। उसके बाद उस्मान खान की बात करें, उनको थोड़ा लॉन्ग स्पेल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पूरा डिफरेंट एक कैलिबर लेके यहाँ पर आए हैं, UAE छोड़ के आए हैं, तो उनको आपको ज़्यादा मौका देना पड़ेगा। अगर बात करूँ शादाब खान की बात करें, वापसी ज़रूर करें, लेकिन उनको भी आपको अपना मैचेस के अंदर रोटेशन पॉलिसी रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा रोटेशन पॉलिसी आप जब करते हो अपने फास्ट बॉलर्स की करते हो, कि उनके ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ा डिपेंड करता है। शाहीन शाह अफरीदी की आपको पता है अभी तो क्योंकि स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं हुआ प्लेइंग 11 वाला, लेकिन बात होगी कि शायद उनको 2 मैचेस के अंदर रेस्ट दिया जाएगा। रोटेशन पॉलिसी यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी रखी जाएगी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग की भी अगर मैं डेप्थ देखूँ पाकिस्तान की सीरीज में तो बड़ी तगड़ी आपको नजर आती है। आप अब्बास अफरीदी की बात करें, मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, नसीम शाह आपके पास मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी अनफॉर्चुनेटली, हारिस रऊफ आपको पता है इंजरी है तो वो इस वक्त रिहैब के अंदर मौजूद है। तो मैंने कहा आमिर जमाल भी होते तो बड़ा एक तगड़ा आपको स्क्वाड जो उनसे पाकिस्तान। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताएगा कि आपको पता है कि माजी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, इमाद वसीम के भी, मोहम्मद आमिर के भी, जो कि टीम में अब शामिल हैं, और इमाद तो कहते हैं कि जिनको इग्नोर किया गया, कुछ इसी वजह से रिटायरमेंट की तरफ भी गए थे, लेकिन अब चूंकि ये वापस आ चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो माजी के तहफ़्फ़ुज़ात ज़हन से निकल चुके होंगे, टीम के साथ जलीन होकर खेलेंगे, रोल प्ले करेंगे परफॉर्मेंस में? अच्छा, मैं वहाब भाई की ज़रा बात कोट करूंगा। आपको याद है जब वो कह रहे थे कि बहुत सी खबरें आ रही थी काकुल से कि जी ये है प्लेयर शायद आपस में बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, लेकिन जब कहते हैं हम लोग विजिट करने के तो हमें एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर वहाँ पर लगा, एक टीम यूनिट नजर आया कि जिस तरीके से वहाँ पर आपको पता है कि एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, प्लेयर्स आपस में, वीडियोज़ भी वहाँ से आ रही थी। तो बहुत सी चीज़ें PSL के अंदर अगर मैं बात करूँ, खास करके बात करूँ, चाहे पाकिस्तान जो काकुल का कैंप हुआ था उसके अंदर बहुत सी प्लेयर्स ने अपनी अना को भी मारा होगा, और जिस तरीके से वो एक जलब स्क्वाड आपको नजर आया, पाकिस्तान पहले है, आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, जो मामलात हुए वो माजी के अंदर हुए, आपको आगे फोकस करना, आपको एक चांस दिया गया है, और लिटरली चांस तब दिया गया कि पाकिस्तान
जब आपने परफॉर्म किया PSL के अंदर, वो मैं बात कर रहा था ना कि प्लेयर वो होता है जो परफॉर्म करके अपनी जगह वापस लेता है, कि आपको फिर मजबूर किया गया रिटायरमेंट आप वापस लें, आप पाकिस्तान टीम का सास है, आपने पाकिस्तान को सर्व करना है। लेकिन जो ये प्लेयर्स होते हैं, मैंने कहा ना, इनको बड़े तरीके से फिर आपको हैंडल भी करना पड़ता है। बिल्कुल जाहिर है, ये हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, रोटेशन भी ज़रूरी है, और हमें पॉलिटिक्स से ज़रा बाहर होके बिल्कुल ये सोच के खेलना है कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ना कि इंडिविजुअली अपने लिए खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे। भी नाजरीन, बेस्ट विशेस हमारी टीम के लिए, और एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में कारोबार से मुंसलिक पाकिस्तानियों की पुरानी रीत है कि महंगाई को जवाब बनाकर कीमतें बढ़ा तो देते हैं, लेकिन जब कीमतें कम करने का वक्त आता है तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची में इन दिनों आटे की कीमतें कम होने के बावजूद नान भाई रोटी की कीमत कम करने को तैयार नहीं है। कराची में आटे की कीमत में 15 रुपए किलो से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन जब रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 30 रुपए की गई थी, उसकी कीमत कम नहीं हो रही है। दूसरी जानिब हम पंजाब में देख रहे हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ रोटी की कीमत कम करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, मगर पंजाब में उन्हें भी नाकामी का सामना है, और नान भाई रोटी की कीमत कम करने को राज़ी नहीं है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नून लीगी रहनुमा है परवेज़ संधेला साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं होल सेलर डीलर एसोसिएशन से रऊफ़ इब्राहिम साहब। तो पहले मेरा ख्याल है कि हम संधेला साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि नान भाई उनके कहने में नहीं आ रहे, मरीम नवाज़ को खुद बाहर निकलना पड़ रहा है, उसके बावजूद मामला जूं का तूं है। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब, अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। जी जी अब आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे बताइएगा। अच्छा जी मुझे ये बताएगा कि हमने नान भाई एसोसिएशन के रहनुमा उनसे भी बात की, वो ये कहते हैं जी हमें लूप में लिए बगैर ये फैसला जारी किया गया, नोटिफिकेशन आ गया, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, हम पैसे कम करने को तैयार नहीं है। तो क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने नहीं गए थे, उनको बिठा कर ये फैसला नहीं हुआ था? देखिए जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको। असल में देखें, बात यह है कि क्यों नहीं सुना गया होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि ना सुना गया होगा? ये तो आप बताएंगे। जरूर सुना होगा जी, मैं ये बताता हूँ कि जरूर सुना गया है, लेकिन क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो वहां पर 500 किस्म की तंजीमें होंगी। अगर किसी मेन तंजीम से बातें हुई हैं या उनके साथ सारा मामला तय हुए हैं, देखिए 600-700 रुपया आटा सस्ता हुआ है, तो ये बहाना नहीं कर सकते कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है। बिजली गैस महंगी है तब भी उतने का बेच रहे थे जब 700 रुपया महंगा आटा था 20 किलो का तोड़ा, और अब 5 से 700 रुपया अगर सस्ता हो गया है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो सस्ता ना करे? और उसके लिए पंजाब जो है, पंजाब हुकूमत है, वो अमल दरामद कराने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो करवा रही है। अब वो टेलीफोन नंबर दिए हैं उन्होंने मोबाइल ऐप बनाए हैं कि जहां पर ऐसा हो रहा है वहां के बारे में आप इतला दें, और जो लोकल जिली इंतजामिया है, वहां के जो MPA हैं, स्पेशल कमेटी बनी है, वो मेक श्योर करेंगे कि कोई भी तंदूर वाला, कोई भी नान बाई वाले जो है वो इससे ज्यादा महंगी रोटी बेच नहीं सकते, उनको 16 रुपए की रोटी। देखिए कहीं कहीं ये इतलात है कि नहीं मान रहे। अगर देखें इक्का दुक्का अगर आपने कोई तस्वीर या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज देखी है, तो उसका मतलब हरगज ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे जी संधेला साहब, मुझे ये बताएगा, कीमतें तो बहुत सारी चीज़ों की कम होने वाली हैं, सब्जी भी महंगे दामों बिकती है, फ्रूट तो वैसे ही गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। कभी मैंने रेट लिस्ट आवेजा नहीं देखी है। ये रोटी की कीमत ठीक है, कम कराने की नीयत आप लोगों की है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वजह है कि मरीम नवाज़ को खुद सड़कों पर निकलना पड़ा, बड़े मियाँ साहब को खुद सड़कों पर निकलना पड़ा? क्या कमिश्नर्स या फिर DCs उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहे थे? जब मियाँ साहब और CM साहबा खुद सड़कों पर निकलेंगे ना, तो कमिश्नर साहबान है वो दफ्तरों में बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो पंजाब के वाली वारिस हैं वो खुद सड़कों पर निकल आए हैं आवाम की सहूलत देने के लिए, रोजी रोटी को सस्ता करने के लिए। तो फिर कमिश्नर कैसे दफ्तर में बैठेंगे? ये तो आपको मिसाल कायम करनी पड़ती है ना। अगर आप इस पे बात कर रही हैं, इस पे अगर ये आपका लफ्ज अगर उनका बाहर निकलना तनकीद है, तो ये बड़ी खूबसूरत तनकीद है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। देखिए क्या 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा हुआ है? किसी वजीर आला ने ऐसा किया है?
आप अपने इंट्रो में खुद फरमा चुकी हैं कि सिंध में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं सिंध के अनवर साहब हुक्मरान जो देखिए, है, मैंने तनकीद बिल्कुल नहीं की। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो सब्जियों और फलों पर भी बाहर निकले ना, सिर्फ रोटी पे ना निकले। बिल्कुल। आप मेरे अच्छा, साथ देखिए, रहिए। हाँ, आप मेरे साथ रहिए। आप कह सकती हैं, लेकिन आपने देखा कि रमजान शरीफ में आपने देखा कि कैसे चीजों की जो प्राइस जो है कंट्रोल हुई और वो कंटिन्यू है। आप निकल के देखें मार्केट में, आप फलों की कीमतें जो हैं वो पहले की तरह नहीं है कि वहां पर कोई प्राइस लिस्ट नहीं लगी या दूसरी चीजें, लेकिन हर चीज कंट्रोल में है। भेजे तो सही किसी में मार्केट में अपने आप लोगों को, पहले से बहुत बेहतर है। चले जी, आप अगर मुतमईन हैं तो अवाम का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है, जिनको हम देखते हैं कि वो डेली बेसिस पर ये बात करते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना हमारे लिए मुश्किल है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। खैर, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। रऊफ़ इब्राहिम साहब भी मेरे साथ हैं। रऊफ़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या सिंध में, जैसे कि भी अनवर साहब ने कहा कि आपने खुद ही कहा कि जी ये चीज़ नहीं हो रही, पंजाब में हो रही है, तो सिंध वाले क्यों महरूम है? यहाँ पे अगर आटा सस्ता हो गया तो रोटी महंगी क्यों है? देखें, आप पहले तो समझने की कोशिश करें। जब आटा अभी जो सस्ता हुआ, 123 रुपये के प्राइस थे 2.5 नंबर आटे के, आज 98 रुपीज़ हो चुके हैं। 25 रुपये किलो कमी वाकई हो गई है। सही। कोई आइटम में अगर 25% से ऊपर कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी जब चाहिए। रोटी का पंजाब ने जो रेट फिक्स किया है 16 रुपये, मैं समझता हूँ मुनासिब रेट है। सही। और सिंध में भी यही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब आप एक 5 किलो आटा लें तो उसको अगर आप गूंदें और तो आप ये समझ लेंगे कि पानी जाएगा तो 7.5 किलो हो जाएगा। सही। जब 120 ग्राम का एक पेड़ा बनता है सही आटे का, उसी पे तंदूर पे रोटी बनती है, 15 रोटी बनती हैं। आप हिसाब कर लें, कोई नुकसान थोड़ी है किसी को। 16 रुपये रोटी बेचने में फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो गरीबों को क्यों महरूम किया जा रहा है? वो नान भाई ये कहते हैं जी हमें गैस महंगी मिल रही है, हमें बिजली महंगी मिल रही है, तो हम रोटी सस्ती क्यों करें? अब ये बात आप कर रही हैं ना, बिल्कुल सही कर रही हैं। अब गैस, इनका प्रॉफिट सब लगा के, जाहिर सी बात है उनको अगर 4 रुपये रोटी मिल जाता है तो क्या फ़र्क है? अच्छा है ना, वो भी कमाए और गैस में 2 रुपये वो मिल जाते हैं। हज़ारों रोटी, बल्कि आप ये समझ लें दोपहर का खाना, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, सारी दोपहर का खाना गैस नहीं है तो क्या होता है? या रात में भी बच्चे भूखे हैं, गैस नहीं है तो रोटी यहीं से आती है। तो करोड़ों में रोटियां बिकती हैं, कौन सी नई बात है? और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर गैस और बिजली के बिल ज्यादा आते हैं और उसके बावजूद 16 रुपए की रोटी है तो आपके ख्याल में जायज़ है? जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, 100%। मुझे ये लेकिन बताएं, इसकी पहले फिक्स होना चाहिए, इसकी ग्रामेज पहले तो ये बताएं कि ग्राम होना चाहिए 120 ग्राम। जब तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि रोटी 116 रुपये की होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी 135 ग्राम की रोटी बनाता है बहुत मोटी, या 140 ग्राम की, उसके 20 रुपये होने चाहिए। तो जाहिर बात है, आटा जितना लेंगे आप, पेड़ा बनेगा तो 120 ग्राम होना चाहिए। 135-40 होगा तो 20 रुपये होने चाहिए। सही है, यानी कि अगर ताफ्तान होगा तो 20 रुपए का होना चाहिए। नहीं, ताफ्तान नहीं, वो काफी नान मोटा होता है ना वो? नान होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसमें मैं अनवर साहब आपकी तरफ आती हूँ। परवेज साहब, मुझे ये बताइएगा परवेज साहब, क्या वजह है कि जो ये नान बाई एसोसिएशन है, आप लोगों की नीयत अच्छी है, आप कह रहे हैं कि सम्राट नजर आ रहे हैं, वाकई इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, लोग भी खुश हैं, लेकिन नान भाई खुश नहीं है। अगर उनको भी साथ बिठाया जाता, उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह दूर होते कि दरमियान का रास्ता कुछ इस तरह निकलता कि वो मुतमईन हो जाते, तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? मैंने आपको कहा ना कि लाखों की तादाद में नान भाई हैं, लाखों की तादाद में तंदूर हैं। अब सिंपल सी बात देखें कि जब 700 रुपया, अभी जो भाई ने बताया कि 25 रुपए किलो आटा सस्ता हुआ है, जब 25 रुपए महंगा था तब भी 20 रुपए का बेच रहे थे, और अब 25 रुपए आटा पर जो सस्ता हुआ है तब भी 20 रुपए का बेचना चाहते हैं। तो इसका मतलब है जो दरमियान वाला 25 रुपए है वो अपना वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो उससे अपनी हटदर्मी से पीछे नहीं हटना चाहते। और अगर इसी तरह पंजाब में 600-700 रुपया किलो सस्ता हुआ तो इसका मतलब है उनके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में महंगा हो गया है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में उनके तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उनको। अब वो अपना फायदा नहीं उठाना चाहते। देखिए यहाँ पर उनको नुकसान कोई नहीं हो रहा। सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी कमिश्नर साहब हमसे मिलना नहीं चाहते, उनका एटीट्यूड इतना है, फ़ोन नहीं उठाते, हमसे बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर आकर चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि देखिए किसी भी मसले का हल बैठकर बात करके ही निकलता है। अगर बात की ही नहीं जाएगी तो मसला वहीं का वहीं रहेगा। क्यों नहीं बात करते कमिश्नर साहब? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात हो सकती, ये बिल्कुल गलत बयानी है। मैं आपको बता जा रहा हूँ कि लाखों की तादाद में तंदूर है। अब हर तंदूर वाला डायरेक्ट जाके कमिश्नर साहब से मिलना शुरू कर देगा तो फिर कमिश्नर साहब तो कोई और काम दुनिया का नहीं कर सकेंगे। एसोसिएशन के चेयरमैन की बात कर रही हूँ।
एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे हो सकता है कि उनके कमिश्नर से बात ना हो या मुलाकात ना हो? और ये कैसे हो सकता है हुकूमत या इंतजामिया बगैर बात किए सब कुछ सस्ता कर दे घर में बैठे हुए? ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सिवाय इसके देखिए होता क्या है कि अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो रहा है, उनको नुकसान कोई नहीं हो रहा। अब होता क्या है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती तो आपने देखा कि क्या वो पूछ के किराया बढ़ाते हैं? तो किराया बढ़ा देते हैं। अब जब कम हुई है तो कम भी मेरे ख्याल में तो यहाँ पे तो कमिश्नर की बिल्कुल जरूरत कम भी करना चाहिए, जो कि बिल्कुल जायज बात है। मैं रऊफ भाई आपकी तरफ आऊंगी। आटा तो आपने सस्ता करा दिया है, रोटी कब सस्ती करा रहे हैं? आपकी कमिश्नर साहब से कोई इस मौजू पर बात हुई है? देखिए मैं आपसे ये कहूँ कि आटा जब सस्ता हो गया ना, फाइन आटा जिसके 122 रुपये रेट हैं अभी भी, जब कोस्टिंग आप बना रहे हैं ना अभी, तो आपको ये आटा जो फाइन भी है 110 बिकना चाहिए और 98 रुपीज़ के मुनासिब हैं 2.5 नंबर आटे के। 25 रुपये किलो कमी वाकई हुई है और इसमें 20 रुपये किलो कम होने चाहिए। और 10 रुपये में फ्लोर मिल मालकान से भी कहूँगा कि नाजायज़ प्रॉफिट है, इसको 10 रुपये कम करें फाइन आटे में, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा इम्प्लीमेंट। और उनसे भी गुजारिश है। लेकिन सवाल ये होता है कि हम लेके बैठे हैं गवर्नमेंट लिस्ट, इम्प्लीमेंट कहाँ है? आप मुझे बताएं। रमज़ान के महीने में 123 रुपये की लिस्ट है ये गवर्नमेंट की, जो कमीशन ने इशू की थी। 115 पे आटा बेचा हमने, चालान हमारे कट गए, हमें हमारे लोगों के अरेस्ट वारंट निकाल दी गए। अब आप मुझे बताएं कि ये 108 रुपये हो चुके हैं, 25 रुपये किलो कम होने के बावजूद। मुझे ये बता दें कि उन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान जो कराया, 10,000 टन रोज़ यानी पिसाई होती है गंदम की, इससे आटा बनता है। अब वो बताएं कि पब्लिक जो रिटेल में थे सारे लोग, उन्होंने तो वही रेट देखा जी 123 है, 133 है। तो आप मुझे बताएं, तो देखने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। अभी आप ये बात कर रही हैं कि मुझे आज तक कोई बता दे कि रोटी की लिस्ट है कि भाई इतने ग्राम की रोटी होगी और ये होगा इम्प्लीमेंट। जब होगा, नहीं देखा। अगर आप इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी को जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, 90% अच्छे लोग हैं, 10% उनके सरिया ही ख़त्म नहीं होता गर्दन में। अब जाएं उनके पास तो वो बोलते हैं हम ना माने। अरे भाई क्यों नहीं मानते आप? इसको रिवाइज करें। कौन मनवाएगा? कब ये रोटी के रेट आवेजा होंगे? कब हमें सड़कों पर कमिश्नर नजर आएंगे? ये तो मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये मेहरबानी है कि ये इतनी आवाज़ पहुँचती है। आप भी यहीं बैठी थी। आज तक चक्की के आटे पे 165-70 रुपये में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है भाई? 130 रुपये में बिकना चाहिए। क्यों नहीं अमल हो रहा? किसी को देख लिया? कौन कराएगा? कौन कराएगा? अब सवाल ये होता है, कमिश्नर साहब चौड़े हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। जो आप ये समझ लें कि जो ताजिर बरादरी है, जो बिजनेसमैन है, उसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ तो ताजिर रहनुमा को बोलते हैं जी बाहर निकले भैया, तो किस तरह ये काम होगा? अब नए कमिश्नर साहब, मुराद अली शाह साहब को निकलना पड़ेगा, फिर होगा। मुराद अली शाह साहब भी माशाल्लाह नफीस इंसान है, मैं खुद मिला हुआ हूँ, बेहतरीन इंसान है। और मैं ये समझता हूँ कि अब इनको सोचना पड़ेगा इस गरीब आवाम के लिए। मुझे आप बता दें कि कोई, मैं आपके टीवी के तवज्जुह से बात करता हूँ, कि किसी के पास फीस भरने के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, किसी के पास 2 कपड़े हैं तो 1 कपड़े उतार के पहनता है। आप ये सोचें कि अगर ग्रोसरी लेने जाए तो कहाँ खड़ा हो, किराया भरे तो कहाँ खड़ा हो। मेरे भाई वो घर देखें जो आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा। आप पाकिस्तानी बनना पड़ेगा आपको। 1-2 रोटी में 4 टुकड़े करके खा रहे हैं, सही कह रहे हैं, नमक और पानी के साथ। बिल्कुल। इसमें मैं बल्कि कहूंगी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब खुदारा इस मामले पर थोड़ा सा गौर कीजिए, नजरसानी कीजिए। अगर पंजाब में आवाम को रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में भी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उनका हक है। अदा करूंगी। रऊफ भाई टाइम खत्म हो गया है। मैं आपको ये कह दूं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्रॉप हुआ है 2,90,00,000 टन गंदम का, और माशाल्लाह इंपोर्ट अलग है। अभी भी गंदम के रेट नीचे आएंगे और आटा भी सस्ता होगा, ये मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं। चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रऊफ भाई। और सुंदला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज का दिन एक और हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़ीर आला को शिरकत की दावत नामे जारी कर दी गए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ, तीनों सर्विसेज चीफ को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी
दावत दी गई है। और इसी सारी सिचुएशन पर बात करेंगे, कौन कौन इस्लामाबाद पहुंच चुका है, किस किस ने पहुंचना है और आज माहौल कैसा रहने वाला है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक सईद अवान इस्लामाबाद से, और तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले मलिक सईद आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताइएगा इस्लामाबाद का मौसम तो बड़ा सुहाना है, बारिश की भी पेश गोई है, तो क्या मनाजिर हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, कौन कौन इस्लामाबाद पहुँच चुका है, कितने बजे सब पहुँचना शुरू हो जाएंगे पार्लियामेंट हाउस? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी आज पार्लियामेंट के इजलास से पहला जो है वो खिताब करेंगे। ये एक आइनी तकाजा भी है कि पार्लियामेंट जो है उसमें सदर आसिफ अली जरदारी जो भी सदर मुमलिकत हो वो खिताब करते हैं, जिसके बाद कौमी असम्बली का पार्लिमानी साल शुरू होता है और उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी कर दिया जाता है, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करना है, तो इसलिए सिक्योरिटी के भी स्पेशल इकदाम किए गए हैं और खसूसी पासेज जारी किए गए हैं। उन पासेज के बगैर जो है पार्लियामेंट हाउस में दाखिला मुमकिन नहीं है। इस सवाल मीडिया के लिए भी अलहदा पासेज जारी किए गए हैं, जबकि सफारतकारों को भी दावतनामे जारी किए गए। इसी तरह जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ को, इसी तरह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर GB और चारों सूबाई असम्बलीज़ के जो स्पीकर्स हैं, वज़राए आला हैं, इसी तरह तमाम अहम शख्सियात को जो है वो दावतनामे जारी किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को खसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं कि क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब है तो वो अपनी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाए। इसी तरह दीगर हुकूमती अतादी जो हैं उनकी जानिब से भी अपनी अपनी जमातों के अरकान को पार्लियामेंट हाउस में अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इस मौके पर अमकान तो यही है कि जो अपोजिशन है उसकी जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा, ताहम अभी कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। इस जो सदर मुमलिकत हैं वो अपने खिताब में हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइन देंगे कि 1 साल के दौरान हुकूमत के टारगेटेड अहदाफ क्या होंगे, और उनके खिताब के बाद जो है पार्लियामेंट कौमी असम्बली के पार्लिमानी साल का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इस टाइम अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो रेड जोन में खसूसी इकदाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और सिक्योरिटी के लिए जो है हर बंदे को स्पेशल चेकिंग के बाद ही पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। खसूसी पासेस को देख कर ही इजाज़त दी जाएगी। जी ठीक है, आप मेरे साथ रहेगा। एहतशाम साहब आपकी तरफ आती हूँ। एहतशाम साहब, बड़ी अच्छी बात है, कितना खुशाइंद है ये कि आज ये पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ज़ाहिर असम्बली जो है वो अपना काम फिर शुरू कर देगी। कितना खुशाइंद है ये सब? देखिए सहरिश, बज़ाहिर तो खुशाइंद लगता है कि ये पहला इजलास है और सदर मुमलिकत बनने के बाद आसिफ जरदारी हल्फ उठाने के बाद पहले अपने इजलास से खिताब करेंगे, लेकिन अब ये कितना खुशाइंद है कितना नहीं है ये देखने वाली बात है। उसकी वजह यह है कि जो हम देख रहे हैं कि कस्से से पार्लियामेंट में खासतौर पर ये हुकूमत बनने के बाद अपोजिशन जिस तरह हंगामा और जिसको कहना चाहिए असम्बली के अंदर और बाहर बहुत एहतजाज कर रही है, तो इससे नहीं लगता कि ये कोई इतना आसान होगा। और बजाय ये लग रहा है कि बहुत हंगामा के इस तक में जरूर होगा, क्योंकि अभी देख लें, अभी आसफा भुट्टो ने जब बिला मुकाबला जीत के आई हैं तो हल्फ किया तो अपोजिशन ने बेताशा वोटिंग की, बेताशा शोर किया उन्होंने, और नतीजतन ये हुआ कि वो बड़ी इस हवाले से मायूस हुई और सदर ने भी इस हवाले से कुछ बातें की। तो अब यही लग रहा है कि एक मरतबा फिर वही सूरत हाल पैदा होगी। सदर के खिताब के दौरान PTI के लोग जो है ना इस पर शोर शराबा करेंगे और माजी की यादें आएंगी जब गुलाम इसाक खान और लगारी साहब जब सदर थे और जब ये खिताब करते थे और बहुत शोर होता था। नहीं लगता कि ये आसानी के साथ ये चल जाएगा उनका खिताब, और इस पे बहुत ज़्यादा आप देखते हैं अपोजिशन जो है ना वो अपना एहतजाज करेगी, और नतीजतन यही लगता है कि सूरत हाल जो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर भी खराब है और अंदर भी सूरत हाल ठीक नजर नहीं आ रही। वैसे एहतशाम साहब, कब हम देखेंगे पाकिस्तान में ऐसा माहौल कि अपोजिशन अपनी वक़्त को समझेगी और जो मुंतखब अरकान है या हुकूमत वाले हैं वो भी खुश असलूबी के साथ साथ मिलकर बैठकर एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन बनाकर साथ चलेंगे? और ये माहौल हमें एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए प्लेटफॉर्म है उस मकसद का इस्तेमाल फिर कहीं दूर रह जाता है, बस हुल्लड़बाजी और शोर शराबे में वक्त निकल जाता है। अवाम की फलाह के लिए जो कानून साजियाँ बर वक्त होनी चाहिए वो डिले हो जाती हैं। कब हम तर्क करेंगे इस तर्ज अमल को? देखिए सर, ये तो बड़ी बदकिस्मती है, सारी दुनिया में वजूद होता है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है,
वो हमारे अभी कायम नहीं हुआ। यहाँ पे सब प्रेशर के साथ आते हैं, जिस तरीके से अब मुसलसल फॉर्म 47 की हुकूमत इनको करार दिया जा रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। नतीजतन केसेस उनके अदालतों में गए हुए हैं और सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि कुछ नहीं पता चलता कि कैसे ठीक होगी। अभी आप देखते हैं एक तरफ वो तहरीक का ऐलान किया हुआ है इनके खिलाफ, वो बात कर रहे हैं कि जी हम इसके आइन की बहाली के लिए बानी पीटिया की राय के लिए, दूसरी तरफ ये है तो उनका फैसला है कि हमने असेंबली को नहीं चलने देना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसानी के साथ मामला ठीक होंगे। हमेशा पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, और आप जिस तरह बात कर रही हैं कि यहाँ पे एक टॉलरेंस का माहौल होता है अदारों के लिए, और खास तौर पे पार्लियामेंट की सैंक्टिटी है, उसके लिए देखना चाहिए कि कैसे मिलके ये मामला को आगे चलाएंगे। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, इलेक्शन हो गए, अब बुनियादी तौर पे यही सवाल है। बिल्कुल, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का जो इमेज है जाहिर है वो उसकी अक्कासी करते हैं यहाँ के मनाजिर। तो होप सो यहाँ पर बैठने वाले इस चीज़ को समझेंगे और आज माहौल बेहतर रहेगा और पहले पार्लिमानी साल का बाकायदा तौर पर आज आगाज़ हो जाएगा पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास के बाद। बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे। मलिक सईद अवान, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब जनाब बात करेंगे पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ की। पाकिस्तानी फिल्मसाज माहिरा उमर की फ़िल्म है जो कि ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। कभी हमने ऐसा होता नहीं देखा कि किनारे डूब जाते हैं। और 5वीं नेपाल कल्चरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने जो है अवार्ड जीत लिया है। माहिरा से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानेंगे इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म रेचल कार्सन की 1955 की किताब है द एज ऑफ सी, इससे मुतासर होकर बनाई गई है। ये फिल्म कराची के साहिल के करीब पाई जाने वाली मैंग्रू जंगल और उसके आसपास इंसानी सरगर्मियों के पस मंज़र में बनाई गई है। इस फिल्म को नेपाल फिल्म फेस्टिवल में पेश किया गया जहां इसने अवार्ड जीता। और माहिरा के बारे में आपको बताएं तो ये पहली बार नहीं है, बल्कि माहिरा की दीगर फिल्म्स भी बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेलों में भी नुमाइश के लिए पेश की जा चुकी हैं, जिनमें फिल्म साउथ एशिया इस्तांबुल इंटरनेशनल आर्किकल्चर एंड अर्बन फिल्म्स फेस्टिवल है और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इनकी फिल्म्स नॉमिनेट हो चुकी हैं। तो हम वेलकम करेंगे माहिरा उमर को जो कि अवार्ड याफ्ता फिल्म साज हैं। अस्सलाम वालेकुम माहिरा, वेलकम टू आवर शो एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन द शो। माहिरा, कैसा फील हो रहा है आपको माशाल्लाह से रिकग्निशन और आपकी जो ये कहानी है जो कि मेरे ख्याल ज़ुबान ज़द आम है, सबको इतनी पसंद आई है, कैसा लग रहा है? जी पिछले दिनों खटमंडू में मुझे मौका मिला कि एक इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने मेरी शॉर्ट नेचर डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन हुई और उसके ज़रिए उनको एक झलक मिली हमारे साहिली पट्टी का, कुदरती माहौल का और पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे कराची का। तो मेरे ख्याल से उसमें जो छोटे से जो मखलूक और परिंदे वगैरह मैंने फीचर किए थे, तो वो देख के लोग बहुत खुश हुए और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि उनको पसंद आया ये नेचर इन द सिटी देखना। अच्छा, इसका जो टाइटल है, नेम जो है सम टाइम इवन द शो ड्रोन्स, ये आपने किस तरह मुतासिर होकर ये मतलब यही चूज़ किया नाम? मुझे कुछ इसका बैकग्राउंड बताएंगी? जी उर्दू में फिल्म का नाम है कभी ऐसा भी होता है कि किनारे डूब जाते हैं। तो ये एक्चुअली मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था नाम। और आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया वो रेचल कार्सन का नाम, वो एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थी जिन्होंने 3 किताबें लिखी हैं साहिली समंदर पे। तो समंदर के किनारे एक ऐसी जगह होती है जो ना पानी में होती है और ना खुश्की पे, तो उसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं। और कुछ वाइल्ड क्रीचर्स होते हैं जैसे पेरीविंकल्स, मरीन स्नेल्स, स्लग्स, हर्मिट क्रैब्स, बबलर क्रैब्स, तो वो वहाँ पे रहते हैं। तो उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ज़िंदगी होती है। तो उनकी किताब से इंस्पायर होके, और वो बायोलॉजिस्ट थी और मैंने खुद बायोलॉजी पढ़ी हुई है जो कि स्टडी ऑफ लाइफ है। तो बस हमारे अतराफ हम शहर में हमें शहर को शेयर करते हैं और भी मखलूकों के साथ, तो बस उन पे वक्तन फ़वक्तन नज़र पड़ती है और यही कोशिश होती है कि उनकी कहानियाँ भी बताएं। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि आप वैसे भी कुछ लोग होते हैं जो नेचर के बहुत क्लोज होते हैं, जो कि बड़ा डेप्थ में जाके इन चीज़ों को सोचते हैं, पढ़ते हैं,
आप भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही तबीयत की मालिक हैं। तो मुझे थोड़ा सा माहिरा बताइए कि आपने किस तरह स्टार्ट किया और माशाल्लाह से फर्स्ट जो आपको ब्रेक थ्रू मिला आप उसके बारे में बताइएगा, और अभी तक का जो जर्नी है वो कैसा है आपका? जी बस हमारे अतराफ इतनी कहानियाँ हैं और कुछ नाइंसाफ़ियाँ भी हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो दिलचस्प चीज़ें हमें अपने अतराफ नज़र आती हैं तो उनको फ़िल्म के ज़रिए लोगों के सामने लाया जाए। और जो खूबसूरती हम खुद नोटिस करते हैं, चाहे वो आपके खिड़की के बाहर एक दरख्त हो जिस पे परिंदा बैठा हुआ है, बारिश को एंजॉय कर रहा है, तो बस एक शौक है ऐसे मोमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने का, और बस फिर फिल्म बन जाती है और मौका मिलता है कि लोग भी देखें। और हम तो चाहते हैं कि लोग कोशिश करें कि अपने शहर को ज़्यादा लिवेबल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इधर हरियाली हो, और वो जो जगहें हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा कुदरती माहौल मिलता है, जैसे हमारे पार्क्स हैं या हमारी साहिली पट्टी है या तिमर के जंगलात हैं हमारे कोस्ट पे, तो बहुत ज़रूरत है कि इनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी, और उनको भी जीने का मौका दिया जाए। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा माहिरा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे बताएगा, आपने जैसे कि कहा कि बायोलॉजी आपने भी पढ़ी है और फिल्म मेकिंग बिल्कुल डिफरेंट एक फील्ड है, तो कब आपको ये ख्याल आया कि आपको इस तरफ आना है और आपको ये काम करना है, और बतौर फिल्म मेकर आप अभी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को किस तरह देखती हैं? देखिए, मैं तो बचपन में चाहती थी कि मैं एक वेटनेरियन बनूं, जानवरों की डॉक्टर। अच्छा। तो वो तो नहीं हो सका, तो बस हमेशा जानवरों से हमदर्दी रही है। अच्छा। तो बस वक्त के साथ कुछ कैमरा उठाया और फिल्मिंग शुरू करी, और हम तो चाहते हैं कि और लोग भी इस किस्म के टॉपिक्स पे फिल्में बनाएं और यहाँ फिल्म फेस्टिवल्स हों, और ताकि हम सिर्फ बाहर मुल्कों में अपने फिल्म्स को शोकेस ना करें बल्कि यहाँ भी। और एक बात मैं कहना चाह रही थी कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी साहिली पट्टी पे एक कोस्टल नेचर ट्रेल बने, और हमारे शहर से 2 दरिया भी गुजरते हैं, बार्शी नाले, तो जैसे एक लियारी रिवर ट्रेल हो सकती है या मलीर रिवर ट्रेल, तो क्यों ना यहाँ पे भी ट्रेल्स हों जिसमें हम लोग पैदल चल सकें और जाके शाम को रिलैक्स कर सकें। काश ऐसा हो। इस्लामाबाद में है जी। अच्छा माहिरा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी तो अभी की जो फिल्म मेकिंग के हवाले से इंडस्ट्री है उस पर आपके व्यूज़ मैं चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स हैं जो कि अपनी इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को, इन शॉर्ट फिल्म्स को बाहर ही शोकेस करते हैं, लेकिन एक आम पब्लिक के लिए जो हमारी इंडस्ट्री है वो उस तरीके से काम नहीं कर रही, बल्कि एक आम राय तो ये है कि शायद हम कभी कम्पीट कर ही नहीं सकते हैं हॉलीवुड या बॉलीवुड को। क्या वजह है कि इतना अच्छा पढ़ने वाले पाकिस्तानी, इतना अच्छा काम करने वाले इंडस्ट्री नहीं बेहतर कर पा रहे हैं, या वो बेहतर नहीं हो रही, वो वहीं की वहीं है? अब देखिए, मैं तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हूँ, बट फिल्म इज़ अ फिल्म, तो यहाँ पे लोगों को एक तो उनको एक्सपोजर नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस किस्म की हो सकती है, हाँ, क्योंकि फेस्टिवल्स भी नहीं होते, तो लोगों को पता नहीं है कि एक बोरिंग सी चीज़ नहीं होती है डॉक्यूमेंट्री, वो भी बहुत अमेजिंग होती है। और अब असल में अब सोशल मीडिया की वजह से हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई लंबी चीज़ देखने की, और मेरी फिल्म्स तो बहुत स्लो और लंबी होती हैं। बस तो इनके लिए वेन्यूज़ होने चाहिए, फिल्म मेकर्स को सपोर्ट होना चाहिए, और कुछ फंड्स भी अवेलेबल होने चाहिए कि वो बताएं। अब बाहर वाले आके हमारी कहानियाँ बता रहे होते हैं, तो हम खुद अपनी कहानियाँ बताएं। यहाँ बहुत टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हैं, एंड देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, और बाकी फीचर फिल्म्स के बारे में तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊँ कराची के तिमर के जंगलात में, तो देखें अब कोशिश करते हैं।
चलें जी, ज़बरदस्त। Thank you so much for your time and many congratulations once again for sometimes even the show drones. बहुत आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और वाकई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, हमें देखनी चाहिए और बननी भी चाहिए पाकिस्तान में। और वाकई यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल्स होने चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों, यहाँ पर आएँ, देखें, यहाँ पर भी शोकेस करें बाहर के लोग अपनी शॉर्ट फिल्म्स को या डॉक्यूमेंट्रीज़ को। बहुत अच्छा लगा मुझे माहिरा से बात करके। प्रोड्यूसर साहब क्या ख्याल है, ब्रेक ले लिया जाए या आगे बढ़ें? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम इशू जिस पर हम बात करेंगे और अभी मैं बताऊं कुछ रिलैक्स भी फील करी। शुरू में मेरे गले ने मुझे बहुत तंग किया था लेकिन अब सेटल हो गया। वो कहते हैं ना रवा होने में कुछ वक्त लगता है। तो अभी हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं बड़ा वो अहम इशू है और पिछले दिनों तो बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो जो कि बहुत वायरल हुई हमने देखी, बहुत दिल उससे परेशान हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि उसको सीरियसली लिया गया और उस पर अब काम हो रहा है। पतंगबाजी ने बहुत घरों को बर्बाद किया है और अभी इस पर काबू पाने में पूरी इंतज़ामिया हम देख रहे हैं कि लगी हुई है। जो दर्दनाक तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की गई थी उनकी बदौलत किसी हद तक पतंगबाजी कम ज़रूर हो गई है। हमारे मुआशरे का मसला ये है कि हम बीमारी को दबाते हैं लेकिन उसे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। इन दिनों पंजाब में पतंग की डोर से महफूज रखने के लिए मोटरसाइकिल पर सेफ्टी वायर लगाने की मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। आप मरीम नवाज़ को भी देख सकते हैं वायर कैसे लग रही है और किस तरह ये महफूज करेगी बाइक राइडर को। तो अभी इस पर कितना काम हुआ है, क्या चल रहा है, बात करते हैं एसपी ट्रैफिक लाहौर शहजाद खान साहब से। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके वक्त के लिए। वेलकम टू आवर शो। मुझे शहजाद साहब बताइएगा ये सख्ती जो आप लोगों ने शुरू की है कब से शुरू की है और कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए ये बात तो आपकी ठीक है कि जो इंसिडेंट हुआ फैसलाबाद का, उसके बाद पहले भी ये हम लोग ये इस पे काम करते थे, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से जनाब सीएम साहब की हिदायत के मुताबिक जो है इस पे काम किया जा रहा है और पूरे पंजाब की ट्रैफिक पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है। स्पेशली हम लोग लाहौर में जो है वो 26 के बाद से अब तक जो है कंटिन्यूसली हमारी ये एफ़र्ट्स हैं कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो है ये सेफ्टी वायर जो है ये लगवा भी रहे हैं और ख़ुद भी लगा रहे हैं और लोगों को जो है इस पे ब्रीफ भी कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब अपनी एफ़र्ट के साथ लोगों को इस तरफ ला रहे हैं कि आपकी ये सेफ्टी है, आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सेफ्टी वायर्स आप लोग क्या खुद से दे रहे हैं या फिर ये शहरी खुद ख़रीद रहे हैं मार्केट से? आप लोग बस चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं? जी, मैं इसमें पहले ही मैंने जैसे बताया कि कुछ तो जो है इसमें हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन है। कोई अगर हम देखें तो कोई 4000 के करीब जो है हम अपनी कंट्रीब्यूशन से इसमें कर चुके हैं और इसके साथ बाकी कोई तकरीबन 24,000 के करीब जो है वो लोगों को एजुकेट करके दूसरों लोगों ये भी देख रही हूँ शहजाद साहब के बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि मॉल रोड पर बगैर हेलमेट के बाइकर्स को आप लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये भी सख्ती की जा रही है। तो ये जो मिशन आप लोगों का है इसमें किस हद तक कामयाब है आप लोग? देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो शुरू से ही जो है लोगों की सेफ्टी और सहूलत के लिए काम करती रहती है और जहाँ तक हेलमेट है, हेलमेट तो एक मेन चीज़ है जो बाइकर्स की सेफ्टी के लिए है। क्योंकि अगर हम अपनी व्हीकल्स को चेक करें और सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में इस वक्त कोई 42 लाख के करीब जो है वो व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। तो इतनी तादाद में और फिर जाहिर है जब इतनी तादाद में है तो इनके इंसिडेंट भी ज़्यादा होते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस इस बात पे बहुत फोकस किए हुए है कि हर बंदा जो भी ड्राइव करे वो हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि हेलमेट अगर आप पिछले सालों में 2022 और उससे पीछे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेशो थी कि जो सर की चोट के साथ थे वो लोग हलाक हो जाते थे या ज़्यादा जो है वो नुकसान होता था। तो हमारी ये मुहिम जो है वो चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है और इस पर एक और चीज़ जो एनहांस हो गई वो ये थी कि इसका पहले जो जुर्माना था वो था 200 रुपये सिर्फ, जो कि अदालत के थ्रू जो है हाई कोर्ट के थ्रू जो है वो 2000 पे चला गया। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और अभी मैं कह सकता हूँ कि लाहौर के अंदर जो है वो
इस पे हेलमेट पहनने पे बहुत ज़्यादा अमल दरामद होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझती हूँ शहजाद साहब कि इस कैंपेन में बाकायदा ये जो बाइक सेफ्टी वायर्स हैं और हेलमेट्स हैं इनको थोड़ा सस्ता भी कर देना चाहिए ताकि लोग ख़रीदें ज़्यादा से ज़्यादा। जो नहीं भी अफोर्ड कर सकता वो बेचारा भी सोचेगा कि भाई मुझे ख़रीद लेना चाहिए, सस्ता मिल रहा है। मुझे ये बताएगा कि अभी जो लोग इसको फॉलो नहीं करते या फिर अमल दरामद नहीं करते हैं, ना वायर लगवाते हैं ना हेलमेट पहनते हैं, उनके लिए जुर्माना बढ़ तो गया है, ऑन रोड ही फौरी तौर पर चालान कट जाता है या किस तरह एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक ये रोड सेफ्टी वायर है या इस पे तो अभी कोई इस तरह का कानूनी तौर पे कोई चीज़ ऐसी नहीं आई हुई है। ये जिस हम लोग ब्रीफ करते हैं लोगों को और ब्रीफ करने के साथ ये अवेयरनेस देते हैं कि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए काइंडली आप इसका इस्तेमाल करें, तो वो इसको मैनेज करते हैं। जब तक जहाँ तक ताल्लुक़ है हेलमेट का, तो हेलमेट तो जो है वो कानूनी तौर पे जो है बाइक चलाने वाला इस चीज़ पे पाबंद है कि वो जब भी बाइक चलाए तो हेलमेट लाजमी पहने। तो अगर वो नहीं पहनता तो ट्रैफिक पुलिस उस पर चालान करती है, उसको उनको जुर्माना करती है। ज़ाहिर है इससे एनफोर्समेंट से अच्छा, जो मैंने इससे पहले सजेस्ट किया, क्या कभी आप लोगों की इस हवाले से बात हुई है कि हेलमेट गरीब जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए या फिर सस्ते मिलें? ये भी इस कैंपेन का हिस्सा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात बड़ी खूबसूरत है और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इस पे मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस पंजाब के अंदर स्पेशली लाहौर के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली दूसरे अदारों के साथ मिल के इस मुहिम को एनहांस करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए अपने तौर पे दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के, दूसरी एजेंसीज़ के साथ मिल के ये कैंपेन चलाती रहती है कि हम लोग अपने तौर पे भी जो है वो हेलमेट देते हैं लोगों को और अपने अवेयरनेस प्रोग्राम से मुतालिक जो है ब्रोशर्स और इस तरह की सारी चीज़ें और लोगों को अवेयरनेस अपनी टीम्स के हवाले से, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि माल रोड के ऊपर रेगुलर बेसिस पे अगर आप ना भी कहें तो कम से कम हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा हमारा ये इस तरह का इवेंट ज़रूर होता है जिसमें जनाब CTO साहब, मैं या हमारे दूसरे ऑफिसर्स जो है वो आते हैं और लोगों को अवेयर भी करते हैं और इसी तरह जो है वो हेलमेट भी देते हैं उनको। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी शहजाद साहब मुझे एक बात और बताइएगा। देखिए, जिन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है ना पतंग बनाने से या डोर बनाने से, वो ज़ाहिर है कोई ना कोई जब क्रैकडाउन होता है तो फिर वक्ती तौर पर रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है अपने रोज़गार के लिए काम शुरू कर देते हैं। इस सिचुएशन के अंदर बुराई को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो ज़ाहिर है आप लोगों को इस कैंपेन को जारी रखना होगा, या फिर ये क्रैकडाउन जो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि जिन लोगों ने गार्ड वायर नहीं लगाई हुई या जो लोग हेलमेट पहन के नहीं निकल रहे हैं उनके खिलाफ चालान कटते रहें, किस तरह मेक श्योर किया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी मरीम नवाज सड़कों पर नज़र आ रही है, सख्ती होगी, 1 महीना 2 महीने गुजरेंगे, उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, वही जनाब लोग लापरवाही शुरू कर देंगे। तो कुछ सोचा आप लोगों ने इस हवाले से कि इसको सख्ती से अमल दरामद मुस्तकिल कैसे कराया जाए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पे जब कैंपेन स्टार्ट होती है तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम जो है उस पे उतना फोकस नहीं रहता। लेकिन क्योंकि ये वाली एक ऐसी चीज़ है और इसमें जो इस तरह के इंसिडेंट हुए वो इतने दर्दनाक थे कि मेरा नहीं ख्याल कि अब, और हमारा जो स्केड्यूल भी अब बन रहा है वो इसी तरह से है कि इसको हमने किसी सूरत में भी अगर कोई और कैंपेन भी हम फोकस करते हैं तो इस कैंपेन को कभी भी पीछे नहीं लेके जाना। ये हमारी कैंपेन जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। जैसे इससे पहले हेलमेट जो है, हेलमेट हमारी वो एक ऐसी कैंपेन है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो भी रेगुलर बेस पे चल रही होती है, ये भी रेगुलर बेस पे चलती रहेगी। और जहाँ तक आपने बात की कि जो लोग जिनका रोज़गार मुंसलिक था गुडी डोर के बिज़नेस में है जी, वो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो लोगों के लिए जानलेवा है, ये ख़त्म करना पड़ेगा। और इस वक्त जो पंजाब पुलिस है वो इस पर पूरा फोकस किए हुए है और आपने भी देखा होगा और हम लोग भी देखते हैं कि अब इस तरह की चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही और इसके ऐसे लोग जो इस तरह के कारोबार में इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ जो है बड़ी हैवी कैंपेन्स के साथ बड़ी हैवी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है शहजाद साहब, ये हो रहा है अगर तो ये बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जो कि मैं ज़ाहिर है खुद विटनेस हूँ,
नो डाउट जो पंजाब की ट्रैफिक पुलिस है, लाहौर की ट्रैफिक पुलिस है, बहुत अच्छा काम कर रही है, नज़र भी आ रहा है कि काम हो रहा है। आप लोगों को जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जाहिर है कि चालान जो कटते हैं उससे जो फंड्स इकट्ठे होते हैं, अगर तो वो इस तरह से हैं कि सब कुछ मैनेज करने के बाद कुछ बचता भी है, तो उसमें भी आप लोग फ्री में हेलमेट्स ट्रैफिक पुलिस भी दे सकती है इन शहरियों को। इस हवाले से कभी सोचा गया है? ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको बात को क्लियर कर दूं कि किसी सूरत में भी आज तक जो है जो चलानिंग का रेवेन्यू है वो कभी भी ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं आता। तो ये बात आपको करनी पड़ेगी ना, आप लोगों के पास ना आए, जिनके पास जाता है उन्हें मशवरा दें कि आप हमें हेलमेट्स दें, हम रोड पे मौजूद होते हैं, जिनके पास नहीं होगा हम उन्हें देंगे। चले, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात खुद ही कर दी, और जहाँ पे बैठ के की है ये तो अपने आप हर जगह पे पहुँच जाएगी। तो ये खूबसूरत बात थी आपकी, लेकिन ओवरऑल जो इसकी बॉटम लाइन है वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस का रेवेन्यू से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हम लोग मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनके साथ मिल के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, इस तरह की कैंपेन करते हैं, और ये हेलमेट जो देने वाला मामला है ये रेगुलर बेसिस पे ही चल रहा होता है हमारा। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे चल रहा होता है। अच्छा, हेलमेट आप लोग देते हैं, चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी ओवरऑल अगर बात की जाए पंजाब में ट्रैफिक के कवानीन को लेकर या फिर कैमरा इंस्टॉलेशन को लेकर, चीज़ों को मैनेज करने को लेकर, आप लोग कितने एडवांस हैं और आगे आप लोग इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए कितना काम कर रहे हैं? जी, अगर आप लाइसेंसिंग के हवाले से बात करें तो शायद आपने देखा हो कि पिछले 1 साल के अंदर कभी इतनी लंबी मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ था ट्रैफिक ये लाइसेंस बनने का। तकरीबन 27 लाख के करीब जो है 2023 में लाइसेंस बनाए गए। उसी तरह ये कैंपेन हमारी अब भी चल रही है, और इसको और इम्प्रूव करना और बाकी चीज़ों को इन्हांस करने के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2-3 साल पीछे चले जाएं तो लाहौर के अंदर जो लाइसेंसिंग सेंटर्स थे वो महदूद से थे, 3-4 टोटल। 2-3 साल अगर आप पीछे की बात करेंगे तब तो अंधों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे थे शहजाद साहब, ऑन अ लाइटर नोट। अब वो बंद हो गए हैं मेरा ख्याल है। नहीं, ये पंजाब के अंदर तो इस तरह की कोई बात और इस तरह की कोई जो है एक वाकया था, खबरों में ही रिपोर्ट हुआ था। खैर वो पुरानी बात हो गई, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना इम्प्रूव किया है कि उसके बाद कभी कुछ तरह का वाकया ना सुनने में आया ना रिपोर्ट हुआ। ये पंजाब, मैं लाहौर और पंजाब के लेवल पे तो 100% कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता है और मैं इन्वॉल्व हूँ इन चीज़ों में। अच्छा। तो ये यहाँ का तो वाकया नहीं होगा। बहरहाल आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन बेसिक बात ये है कि वो जो 3 या 4 जगह थी हमारी जहाँ पे लाइसेंस बनते थे वो इन्हांस करके 33 के करीब चली गई, ठीक है। और लोगों को अब तो यहाँ तक कर दिया गया ट्रैफिक लाइसेंस के हवाला से कि आपको लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए किसी सेंटर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ऐप के ज़रिए जो है वो मोबाइल फ़ोन से जो है बना सकते हैं। इसी तरह आपका जो रिन्यू है लाइसेंस, ये भी आपको वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। सही। मतलब इन चीज़ों को हमने इतना खूबसूरत तरीके से अब जदीद दौर के साथ, जदीद तकाज़ों के साथ जो है ना मिला दिया है कि लोगों को तकलीफ ना हो, और वो हम अपने मोटो पे कायम है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है उनका हम तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें। चलें जी, बहुत अच्छी बात है शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही काम आप करते रहें जैसे कर रहे हैं। क्रेडिट आपको, आपकी टीम को जाता है। ये मिलकर ही इंसान जो है वो किसी मसले का हल निकालता है। शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और आप लोगों को अमल दरामद करवाना है जो आप करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब जनाब आगे बढ़ेंगे, कुछ स्क्वॉश की बात करते हैं। स्क्वॉश के खेल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम है जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 5 मेडल्स अपने नाम किए हैं। हीरो पाकिस्तान में आज हमारे साथ मौजूद हैं याह्या खान, जिन्होंने अंडर 15 की कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इब्राहिम ज़ेब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, स्क्वॉश चैंपियन है इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त परफॉर्म करके आए आप ऑस्ट्रेलिया में। जाहिर है आपने खूब मेहनत की होगी जिसका फल आपको मिला है। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही। अच्छा, तो इब्राहिम आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सब पढ़ाई चल रही है?
मैं 8th क्लास में। 8th क्लास में। आपका गला ख़राब है या मुझे कुछ तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही? गला ख़राब है। हाँ चलें जी, थैंक यू सो मच कि आपने इस तबीयत के साथ भी हमें टाइम दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। मुझे बताएंगे इसके पीछे जो आपकी एफर्ट्स हैं, कब से आपने तैयारी शुरू की थी, फिर फाइनल राउंड में कौन सी टीम आपके का खिलाड़ी कौन सा आपके साथ था, क्या सिचुएशन थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने इस मैच के लिए बहुत मेहनत की थी ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन के लिए, और मेरे सेकंड राउंड था ऑस्ट्रेलियन के साथ, थर्ड राउंड भी ऑस्ट्रेलियन के साथ था, और क्वार्टर फाइनल मलेशियन के साथ था, और सेमीफाइनल सेकंड सीट के साथ था, वो भी मलेशियन था, और फाइनल में मैंने न्यूजीलैंड के साथ खेला, वो भी न्यूजीलैंड वाला था, न्यूजीलैंड का था फाइनल में। ज़बरदस्त। अच्छा, स्पॉन्सर किसने किया था आप, और जो स्क्वॉश फेडरेशन है उसकी तरफ से क्या सपोर्ट थी? मुझे तो स्पॉन्सर अब्बू ने किया था। अच्छा, अब्बू ने किया था। चले फिर तो सेल्फ सपोर्ट हो गया ना, सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो गया। अच्छा, तो मुझे बताइएगा फेडरेशन का या फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई किरदार रहा इस सब में? नहीं, मेरे साथ सब पेशावर में भी अब्बू ट्रेनिंग करते हैं और इस्लामाबाद में फ़हीम कुल उस्ताद करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा इब्राहिम, स्क्वॉश ही क्यों चूज़ किया आपने अपने लिए? स्क्वॉश हमारा खानदान, सारा खानदान स्क्वॉश खेलते हैं, जानशर खान की फैमिली से हूँ मैं। अच्छा, अभी आगे नेक्स्ट क्या प्लान है, कौन से टूर्नामेंट या इवेंट की तैयारी आप कर रहे हैं? चैंपियनशिप नेक्स्ट कौन सी आ रही है? अभी मैं एशियन जूनियर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मैं नंबर 1 पे सेलेक्ट हूँ एशियन जूनियर के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएगा घर में बस आप ही स्क्वॉश खेलते हैं या बहन भाइयों में और भी है जो खेलता है? नहीं, मेरा एक बड़ा भाई अबाज़ेब, वो 3 दफ़ा एशियन चैंपियन जीता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी इस पूरे इवेंट में जो ऑस्ट्रेलिया में आपने ओपन जूनियर स्क्वॉश खेली है, इसमें सबसे सख्त मुकाबला किसके साथ हुआ था? मेरा मलेशियन के साथ सेमीफाइनल सेकंड सीट के साथ, और फाइनल में। और जब फाइनल आप जीते और आपका नाम अनाउंस हुआ और आपको मेडल मिला, उस वक्त क्या ज़हन में आ रहा था, क्या महसूस हो रहा था? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है, इतना मकाम पे जब मैं पहुंच गई, अब्बू का हाथ है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा जब वापसी आप आए हैं तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने कौन आया, किसने आपका वेलकम किया? एयरपोर्ट में एक हमारा डायरेक्टर साहब इरफान से कमर जमान भी आया था, और मेरा अब्बू और कज़न सारे आए थे, और स्क्वॉश प्लेयर भी आए थे, मेरा कोच भी आया था अब्बू। सही, ज़बरदस्त। चलें जी इब्राहिम, गेट वेल सून और बेस्ट विशेस फॉर यू। आगे भी ऐसे ही खेलते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपके, और अल्लाह करे आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि नेक्स्ट जो आपका आ रहा है चैम्पियनशिप आ रही है एशियन, उसके लिए तैयारी आप भरपूर तरीके से कर सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे लग रहा है कोई वायरल है ये, पहले मुझे ये शुरू हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। अभी इब्राहिम से बात जैसे कि की है, उनका भी गला अच्छा खासा ख़राब था। या तो ये ईद के फौरी बाद के असरात हैं, क्योंकि ईद पे आपको पता है मेहमान नवाजियाँ ये सब चल रहा होता है, तो ऐसे में कुछ ऐसा हम खा पी लेते हैं कि जिससे हमारा गला जो है ना वो हमारा साथ छोड़ जाता है। खैर, ख्याल अपना खुद ही रखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम सब के लिए अल्लाह ताला बेहतरी करे, सेहत के लिहाज से भी, और ज़िंदगी में जो जो हमारे गोल्स हैं अल्लाह ताला हमें वो अचीव करवाए और ये तौफीक दे कि हम उसके भी करीब हो सकें। मेरा ख्याल है कि वक्त अब ख़त्म हो चुका है शो आज का। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए शो के साथ, नई हैपनिंग्स के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।